चलिए ऑटो स्पेस की बात चलिए तो अब टू व्हीलर्स की बात करते हैं। हीरो ग्रुप ने आज एक नई बाइक स्प्लेंडर iSmart 110 को लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि होंडा से अलग होने के बाद पहली बार कंपनी ने पूरी तरह से इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर डेवलप्ड बाइक को बनाया है। कंपनी के CMD पवन मुंजाल के साथ खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नंद किशोर नायर ने। सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद स्प्लेंडर 110 iSmart के लिए। पर्सनली और एज ए कंपनी के लिए इंडिजिनियसली बिल्ट इंजन है, कितनी बड़ी उपलब्धि है हीरो मोटर कॉर्प के लिए और आप इससे कितना सेटिस्फाइड हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद मुबारकबाद के लिए। मुबारकबाद हमें मिलनी भी चाहिए। जैसा आपने कहा, पहला मोटरसाइकिल इंजन हीरो का अपनी स्टेबल से, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने इनोवेशन और इंजीनियरिंग जयपुर से निकला हुआ इंजन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब हीरो के टीम मेंबर्स के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। हीरो पहले जो हीरो होंडा थी 25 साल 27 साल तक जॉइंट वेंचर में टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट में उस कंपनी में बहुत बढ़िया काम किया, अव्वल नंबर का काम किया। उसके बाद जब हमने अपने जॉइंट वेंचर पार्टनर से इलायदा होने का फैसला किया, वो किसी बलबूते पे किया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। आज हमने वो डेवलप करके दिखाई। ये नया मोटरसाइकिल, नया इंजन, नया शैसी, नया फ्रेम, नई स्टाइलिंग, सब कुछ इस मोटरसाइकिल में नया है। और iSmart टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी डेवलप की गई हीरो की तरफ से, तो मेरा मानना है ये बहुत सक्सेसफुल मोटरसाइकिल रहेगा हीरो के लिए। इस बार मानसून अच्छा हुआ है और इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि टू व्हीलर सेगमेंट में आपको किस तरह की ग्रोथ नज़र आती है? हम पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि मानसून अच्छा नहीं है, इसलिए मार्केट स्लगिश है, मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, सेल्स स्लो हो रही हैं, ग्रोथ कम हो रही है। तो मानसून अच्छा आया है तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए जी। और हमें भी उम्मीद है कि आगे चलते हुए ये सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी जी। तो ये थे पवन मुंजाल और हीरो मोटोकॉर्प करीब 1/4% ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली आज ने अपने ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे सर्वोच्च स्तर छुआ। सर्वोच्च स्तर यहाँ पर देखिए 2014 के हाई को क्रॉस कर गया है आज। बिल्कुल। सिद्धार्थ, आपकी टॉपिक है क्या हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस में? जी बिल्कुल, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प हमारे कवरेज में भी है और टॉपिक्स में भी है। अगर तीनों ही मोटरसाइकिल कंपनियों की बात करें, टीवीएस, बजाज ऑटो और हीरो मोटो, अगर नंबर्स की बात करें तो सेल्स नंबर में टीवीएस मोटर ही अच्छा कर रही है। बट अगर प्रिसाइजली हीरो मोटो की बात करें तो कंपनी के मार्जिन भी एक्सपैंड हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स कंपनी ने लिए हैं, जैसे कि लीप स्ट्रैटेजी, जिस कारण से कॉस्ट एफिशिएंट हो रहा है और ओवरहेड्स कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी नई एक्सपेंशन आ रही है, स्कूटर सेगमेंट में भी काफ़ी अग्रेसिव हो गए हैं। 2 मॉडल्स उन्होंने लॉन्च किए थे पिछले कुछ महीनों में, जो वेल रिसीव थे कंज्यूमर द्वारा। तो हम मानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक मानसून का भी बहुत एडेड एडवांटेज हो सकता है। तो बजाज ऑटो की भी बात करें तो अगर ये एक्सपोर्ट्स अपने फिक्स कर सकते हैं, नाइजीरियन मार्केट जो करेंसी के वॉलेटिलिटी के कारण जो हिट खा रही है, अगर हम मानते हैं कि बजाज ऑटो भी अगर अपना एक्सपोर्ट फिक्स कर देती है और 400 सीसी के सेगमेंट में, जैसे रॉयल इनफील्ड आइशर मोटर की है, उस सेगमेंट में जो एंटर कर रही है, ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉइंट हो सकता है बजाज ऑटो के लिए विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट येस, विद अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव हम अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है हीरो मोटोकॉर्प पे। एक बात जो मिहिर सुबह से पूछते आ रहे हैं हम, या फिर रोज कार्यक्रम में पूछते हैं एनालिस्ट से बड़े बड़े, नया हाई कब तक लगेगा, कितनी पॉसिबिलिटी? मिहिर, आपकी उन बातों में दम है। आप एक चीज़ में मैं एक चीज़ पेश करूँ, आई मीन स्टैटिस्टिक्स। लुक एट जी एंटरटेनमेंट, डिस्क्लोजर की बात दे रहा हूँ मैं बात करने से पहले। ये SSMO की पेरेंट कंपनी है। 464 अपने ट्रेडिंग करियर के हाइज के एकदम नज़दीक आ चुका है। हार्डली अगर आप देखें इक्का दुक्का ₹1-2 का अंतर है। येस बैंक एट ऑल टाइम हाई, हीरो मोटर कॉर्प एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट एट ऑल टाइम हाई। मैं सिर्फ आपको एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट का उदाहरण देता हूँ। देखिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना ऑल टाइम हाई, ऐसा नहीं है कि ये बहुत चल चुके हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने कितनी मशक्कत करी, कितनी मेहनत करी ये कंसोलिडेशन के लिए। आप इसके चार्ट को देखिएगा, ऑलमोस्ट
कई सालों तक कंसोलिडेशन के मोड के बाद ये ब्रेकआउट आया है। आशीष, इस वक्त वाकई स्ट्रेंथ को बाय करना वाकई एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप इंडेक्स में शुमार काउंटर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट का जिक्र किया मैंने, यस बैंक का जिक्र किया मैंने, मारुति का जिक्र किया मैंने, और कौन कौन से स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे इंडेक्स में? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए HDFC लिमिटेड का चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ऑलमोस्ट हमने देखा करीब करीब लास्ट 10 से 12 महीने के कंसोलिडेशन के बाद में एक मेजर ब्रेकआउट इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ आराम से 1550-1600 तक के स्तर HDFC लिमिटेड में देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक जनरली एक बहुत स्लो मूवर हमने देखा लास्ट कुछ समय से रहा, पर अब मुझे लगता है नेक्स्ट 2 से 3 महीनों के अंदर में इस स्टॉक में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ करेंट लेवल्स पे इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 1280 का एक स्टॉप लॉस रख के ये पोजिशनल कॉल HDFC लिमिटेड में लिया जा सकता है। वहीं महिंद्रा जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, यहाँ भी मुझे लगता है क्लियरली स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। और यहाँ से भी मुझे लगता है 150 से 200 रुपए की अपसाइड, जो कि इसको कम से कम 1650 के स्तरों तक लेके जा सकता है। तो इसमें भी मुझे लगता है पोजिशनली एक अच्छी खासी अपसाइड M&M के अंदर भी करंट लेवल से हमें देखने को मिल सकती है। गति एक बार देखिए आप, इस पर इसकी ऑलमोस्ट 6.5% इक्विटी एक ब्लॉक डील में अभी ट्रेड हुई है, 5.7% टू बी प्रिसाइज। और 50 लाख शेयर्स इसका सौदा हुआ है 172 रुपये 50 पैसे के दाम पर। लेकिन उसके बाद इसकी मूवमेंट आप देखिए 180 के लेवल पर गति। एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ पे अभी ये स्ट्राइक हुई है, गति पहुँच गया CY16 के नए हाई पर। आज से आई थिंक 20 रोज पहले की बताऊं मैं, जरा एजिस लॉजिस्टिक्स दिखाएंगे जरा प्लीज। एजिस लॉजिस्टिक्स पे सुबह 9:17 पर एक डील हुई थी, ब्लॉक डील, जब 123 रुपये 50 पैसे पे कोई एक मेजर चंक लेके गया था। यानी मानसून सत्र से पहले माल ऐसे भर चंक मार्केट की जानकारी में देखिए माल भरा जा रहा है, वो पता नहीं कौन भर रहा है, क्या कर रहा है। बहुत संक्षेप में राजेश, गति ऑन टेक्निकल चार्ट्स, स्पेशली ये जो दिसंबर का हाई ये काटने की कोशिश कर रहा है 2015 का, ये कितना अट्रैक्टिव बना रहा है इसको? देखिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली दैट इज व्हाट मीर वाज सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि पीपल आर एक्यूमुलेटिंग एट एनी लेवल। नो डाउट ऊपर के टारगेट कंटिन्यूसली दिख ही रहे, क्योंकि मोमेंटम ही वैसा है। गति में देखिए हम लोगों ने पिछली बार भी देखा रफली 178-80 के आसपास यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आई थी और वो गिरा भी था, 155 का लेवल भी दिखाया था, लेकिन 2 दिन में फिर से ये नए हाई की तरफ जा रहा है। तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ बाइंग हैपनिंग एट लोअर लेवल्स। पीपल आर सिंपली वेटिंग कि जहाँ पे चांस मिले बस घुस जाना है मुझे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे गति का जो मोमेंटम है वो रफली 210 तक का, 208-210 तक का टारगेट एज पर एज द वीकली चार्ट दिखता है। तो यहाँ पे फॉरगेट अबाउट द स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या बोलेंगे, 155 वाला 180 अगर 2 दिन में होता है तो देयर इज नो। बिल्कुल राजेश, आई विल कम बैक टू यू। हमारे साथ इस बीच एक खास मेहमान हैं, NBCC के CMD अनूप कुमार मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं। और सरकार ने 15% अपना हिस्सा जो है उसे यहाँ पर डाइवेस्ट करने की कल ही कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दी है। मिस्टर मित्तल, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक तो कब तक हो सकता है, कितना एक्सपेक्ट किया जाए इससे कि रकम निकलेगी इस हिस्सेदारी को बेचने से? एंड मार्केट में एक फियर ये भी है दैट दिस माइट हैपन एट अ डिस्काउंट। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सरकार ने कल इसको 15% की मंजूरी दे दी है, ये सब जानते हैं, और उसके बाद एक प्रोसेस है इसको डिसइन्वेस्ट करने का। अब वो समय लगेगा। अब वो कितने समय बाद, सरकार ये निश्चित करना भी जरूरी नहीं है कि ये 3 महीने बाद ही कोई डेट फाइनल होगी। ये सरकार इसके ऊपर एक निर्णय लेगी, लेकिन हाँ, इन प्रिंसिपल ही गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया है कि 15% इसमें और डिसइन्वेस्ट करेंगे। तो समय कब होगा ये बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, ये तय हो गया कि भाई नियर फ्यूचर में 15% और डिसइन्वेस्ट होगा। अब किस रेट पर होगा ये भी उस मार्केट कंडीशन पे होगा। जब डिसइन्वेस्टमेंट होगी, कंपनी किस हालत में है, डिस्काउंटेड रेट पे होगा, कैसे ये सरकार क्यों करेगी, जो मैं समझता हूँ अपने शेयर को, अपनी इक्विटी को क्यों सस्ते में बेचेगी। ये तो जो मार्केट गवर्न होता है उस वक्त जो मार्केट होगी उसके हिसाब से होगा। आखिरी सवाल मिस्टर मित्तल आपसे, चलिए ये तो खैर एक सरकारी फैसला है, बट ओवरऑल आपके ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या हैं और कितने नए प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी आप नज़दीकी भविष्य में शुरू करने वाले हैं? देखिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं, अभी इससे पहले मीटिंग में कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं NBCC के लिए। तो उन सबको मिलाकर करीब 65,000 करोड़ रुपए की हमारी ऑर्डर बुक है आज आउटस्टैंडिंग। और
पिछले साल हमने 6,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर की थी, तो मिनिमम 25% का हमने एक ग्रोथ गाइडलाइंस दी थी। अब ये जो प्रोजेक्ट्स नए आए हैं 30-40 हज़ार के फाइनेंशियल ईयर में, उनका एक लीड टाइम होता है 1 साल का, अप्रूवल का, ड्राइंग बनाने का, उनकी मंजूरी लेने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट सारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टेक ऑफ हो जाएंगे और आप फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में रेवेन्यू बुकिंग आप देख पाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एनबीसीसी भी करीब अपने इंट्राडे हाई पर करीब 5% की तेज़ी के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन अब और एक बात करते हैं, बाजार के लिहाज से आज का दिन और कल का दिन दोनों ही काफ़ी है, क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आएंगे और कल का ट्रेड, हालांकि हफ्ते का आखिरी दिन है, लेकिन 2 और हैवी वेट जिनके नंबर्स आएंगे, इन्फोसिस और रिलायंस, और इन सब पर सबसे बड़ी कवरेज। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमारे साथ अंचल और संदीप जुड़े हैं। अंचल, पहले आप बताइए, टीसीएस आज बंद होने के बाद आएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? शुक्रिया अमीर। देखिए टीसीएस के केस में रेवेन्यू करीब 2.25% बढ़ते हुए दिखेगी, लेकिन डॉलर आय जो है वो करीब 4-4.25% बढ़ सकती है। देखिए येन डेप्रिसिएशन का सीधा फायदा कंपनी को होगा। हम बीते 3-4-5 तिमाहियों से बात कर रहे थे क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट का, इस बार क्रॉस करेंसी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा आईटी कंपनियों को। लेकिन हाँ, चिंता रहेगी वो रहेगी वेज हाइक और वीज़ा कॉस्ट की वजह से, और इसीलिए कंपनी के ऑपरेटिंग फ्रंट पे अगर आप नंबर्स देखें, एबिट कंपनी का महज 0.4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और एबिट मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन वो करीब 1% गिरते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ अब मेरी एक और चीज़ इंटरेस्टिंग होगी, वो रहेगी एट्रेशन लेवल। इस बार ये अनुमान है कि 15.5% के आसपास स्टेबल रह सकती है, लेकिन हाँ, क्योंकि अदर इनकम थोड़ा डिक्लाइन करती हुई दिखेगी, वीज़ा कॉस्ट हाइक हो रही है, कंपनी के खर्च बढ़ रहे हैं, तो बॉटम लाइन पे साफ तौर पे वीकनेस रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है टीसीएस का जो मुनाफा है वो करीब 5.7% गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन इसके अलावा मीर, हमने एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, एक डेटा निकालने की कोशिश की। बीते 8 तिमाहियों के अगर आप नंबर्स को कंपेयर करें, नॉर्मली टीसीएस के केस में ईपीएस प्रॉफिट और जो रेवेन्यू होता है वो पीएस के कंपैरिजन में इन लाइन होता है, लेकिन ईपीएस फ्रंट पे टीसीएस हर बारी नतीजों में 8 में से 6 बारी बीट कर देता है अपने एस्टिमेट्स को। वहीं मुनाफे के फ्रंट पे भी 8 में से 7 बारी एस्टिमेट्स को बीट किया जाता है, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पे 8 में से 7 बारी जो इन्फोसिस के एस्टिमेट्स होते हैं उससे खराब नंबर आते हैं। चलिए अब इससे बढ़ते हैं आगे रिलायंस के पास। टीसीएस से शाम को आ जाएंगे, लेकिन रिलायंस एग्जैक्टली इसके नंबर्स कैसे रहेंगे, संदीप हमारे साथ है। संदीप बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। पिछले 2 से 3 क्वार्टर से अगर आप देखें, लगातार नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। पिछली बार भी रिकॉर्ड मुनाफा इस कंपनी ने बुक किया था। इस बार नंबर्स में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप स्टैंडर्ड नंबर्स को कंपेयर करें तो हमारा ऐसा अनुमान है कि मुनाफे में करीब 10.5% के आसपास का डिप आ सकता है। सेल्स के फ्रंट पे 17.5% के आसपास की बढ़त जरूर आएगी, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें क्रूड के प्राइस में करीब 33% के आसपास का जंप आया, करीब $10 के आसपास का गेन था। तो उस वजह से जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से सेल्स में आपको इतना बड़ा जंप नजर आएगा। लेकिन एबिटा फ्रंट पे 6.7% के आसपास का डेंट आएगा और मार्जिन में करीब 4.5% के आसपास की जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। देखिए प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन जो स्प्रेड्स हैं वो नहीं बढ़े हैं। अगर आप डीजल को छोड़ दें तो बाकी सभी जो रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके जो क्रैक्स हैं उनमें इस बार गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से जीआरएस में हमारा ऐसा अनुमान है कि इस बार जो $10.8 थे पिछले क्वार्टर में वो गिरकर $9.5 से $10 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। सिंगापुर मार्जिन अगर आप देखें उसमें करीब $3 के आसपास की जो कमी है वो देखने को मिली है। लेकिन जैसे मैंने कहा, $10 के आसपास की बढ़त जिस तरह से क्रूड में आई है उसका इन्वेंट्री गेन थोड़ा सा इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ डीजल के क्रैक्स चूंकि इंप्रूव हुए हैं और इनकी अगर आप देखें डीजल का कंपोनेंट 45% के आसपास आता है रिफाइनिंग स्लेट में, तो उस लिहाज से इतनी ज्यादा गिरावट इनके मार्जिन में नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि रिफाइनिंग एक बड़ा सेगमेंट है, मार्जिन में डिप आएगा तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलेगा। लेकिन पेटकेम साइड मार्जिन भी बढ़ेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं रिफाइनिंग का जो खराब प्रदर्शन है उसको काफी हद तक निकेट करेंगे। लेकिन कम कॉन्ट्रीब्यूशन होने के कारण इस बार हमारा ऐसा अनुमान है कि मुनाफे में फिर भी 10.5% के आसपास का डेंट आएगा और 6,553 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर कंपनी पोस्ट कर सकती है। चलिए अब रिलायंस हो गया, अब टीसीएस भी हो गया, अब एक और झोंक लगा लेते हैं और वो है इन्फोसिस। अंचल संक्षेप बताइएगा प्लीज। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए सेम सिमिलर सेट ऑफ नंबर्स ही इन्फोसिस भी पोस्ट करता हुआ दिखेगा। आय में 3%, तो डॉलर आय में करीब 4.25% की बढ़त का अनुमान है। लेकिन अनलाइक टीसीएस, इन्फोसिस के एबिट मार्जिन जो है करीब 1.5% वीक होते हुए दिखेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, पहला तो वेतन बढ़ोतरी से कंपनी के मार्जिन पे करीब 2% का डेंट आएगा, वहीं क्रॉस करेंसी का भी करीब 0.5% का फायदा आएगा, तो नेट 1.5% मार्जिन इंपैक्ट होंगे।
जैसा कि हमने टीसीएस के केस में आपको बताया था वीरेंद्र, इन्फोसिस के केस में भी ऑन एन एवरेज इन्फोसिस की ईपीएस इन लाइन रहती है अपनी पीएस के, लेकिन 8 में से 6 बारी इसने एस्टिमेट्स को बीट किया है। वहीं रेवेन्यू फ्रंट पे स्ट्रॉन्गर नंबर्स पोस्ट कर सकती है इन्फोसिस इस बारी, लेकिन उसमें भी 8 में से 5 बारी एस्टिमेट्स को बीट करती रही है इन्फोसिस बीते 8 तिमाहियों में। और पैट फ्रंट में भी इन लाइन रहने का अनुमान है, बट 8 में से 5 बारी नंबर्स बीट कर देते हैं अपने एस्टिमेट्स को। तो ओवरऑल इन्फोसिस के केस में एक वीकर सेट ऑफ नंबर्स है, मार्जिन पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। बिल्कुल। तो ये 3 बड़े दिग्गज निफ्टी के काफ़ी हद तक मार्केट का डायरेक्शन तय करने की स्थिति में रिलायंस में जो संदीप ने बात कही ना, उसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार हो सकता है रिजल्ट्स के साथ साथ रिलायंस ये अनाउंस कर दे कि ये अपनी जो रिलायंस जियो 4G सर्विस है उसे लॉन्च कब करना है, बिकॉज उम्मीद ये बनी हुई है कि 15 अगस्त के आसपास इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एक चीज़ या फिर एक तारीख होगी जिस पर नज़र रहेगी बाजार की। सिद्धार्थ, क्विक व्यू, आप कुछ ऐड कर रहे थे? सिद्धार्थ बताइए। जी बिल्कुल, रिलायंस के जो आप बात कर रहे हैं, जियो का लॉन्च जो 15 अगस्त को हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है जियो के लिए, क्योंकि ये साल में कुछ नहीं तो 2 क्वार्टर तो रिलायंस जियो के नंबर्स ऐड हो सकते हैं कंसोलिडेटेड बुक्स पे। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग खबर होगी, क्योंकि पिछले 3 बार से कैंसिलेशन हुई है डेट्स की। साथ ही साथ अगर नतीजों की बात करें तो जीआरएम से थोड़ा डेंट हो सकता है, पर हम अभी भी मानते हैं कि जो वॉल्यूम ग्रोथ पेटकेम साइड पे आएगा और इवन रिफाइनिंग साइड पे वॉल्यूम ग्रोथ जो आएगा वो पूरे रिजल्ट को ढक के रख देगा। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट रहेगा। जीआरएम पे थोड़ी नरमी जरूर रह सकती है, बट ओवरऑल रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब मैं थोड़ी सी आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ और थोड़ा सा एक स्टॉक है उस पर जो मूव आ रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए। एस्कॉर्ट्स देखा आपने क्या चला? एस्कॉर्ट्स का यशराज फिल्म के साथ अगर आप देखें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब ये आपकी सुल्तान आ रही थी। ठीक एक और स्टॉक जो है वो इससे एसोसिएटेड है, लेट्स टेक टाइमेक्स ग्रुप। और देखिए ये यशराज फिल्म से एसोसिएटेड थे। टाइमेक्स दिखाएंगे प्लीज़ एक बार जरा। और 43 पर अभी मेरी स्क्रीन पर कहा यह जा रहा है कि इस एसोसिएशन के बाद टाइमेक्स माइट भी, अगर आप देखें, इसी से एसोसिएटेड कई सारे प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। देखिए ये खबरें हैं, मार्केट में फ्लोट हो रही है। तो एक नई प्रोडक्ट चेन जो है वो टाइमेक्स उतार सकता है और वही इस स्टॉक को ड्राइव कर रहा है। 4320 लगभग 5.5 लाख शेयरों के बीच में काउंटर ऑलमोस्ट अपर फ्रीज की तरफ से। आज सुबह लगभग 10:20 से ये खबर फ्लोट हो रही है और ये स्टॉक देखिए अब इस वक्त 6 रुपये ऊपर 16% की तेजी के साथ डे हाई पर रहा है। सिद्धार्थ, कुछ कहना चाहेंगे आप टाइमेक्स ग्रुप पे, इस स्टॉक पे? देखिए बहुत क्लोजली नहीं ट्रैक करते हैं, बट अगर आप जिस बात की बात कर रहे हैं सुल्तान के साथ, इसके जो सलमान खान है एंडोर्समेंट्स में अगर बात करें तो एस्ट्रल पॉली एक कंपनी है जो हमारे टॉपिक्स में भी है, उनकी एंडोर्समेंट भी बहुत हद तक अग्रेसिवली एक्टर करते हैं। तो ये देखते हुए हम मानते हैं कि एस्ट्रल पॉली में नतीजे भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ओवरऑल जो इन्वेंट्री का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में क्रूड ने थोड़ी अपसाइड ली है, बट ओवरऑल वॉल्यूम फ्रंट में, वॉल्यूम ग्रोथ में बहुत बेहतर नतीजे आ सकते हैं एस्ट्रल पॉली के। बिल्कुल। आशीष, कोई स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या कल के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। मैं समझता हूँ अंबुजा सीमेंट काफ़ी बेटर लग रहा है। इस स्टॉक के अंदर में अपसाइड 272 तक देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे लेना है। 258 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और दूसरा पिक होगा मेरा ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अंदर में आईओसी के अंदर, जो अगेन स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ भी मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा अपसाइड 520 तक का आने वाले 5-7 दिनों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो 470 के स्टॉप लॉस से आईओसी में भी लॉन्ग पोजीशन हम रिकमेंड कर रहे हैं। इस बीच मार्केट से डे हाई निफ्टी दिन के सर्वोच्च स्तरों पे 8567 इस वक्त दिन के माफ कीजिएगा सर्वोच्च स्तरों पे 48 अंकों पर कारोबार कर रहा है इस वक्त। मैं कुछ देर में जो ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स है ना वो आपको फिर दिखाऊंगा, और क्योंकि हम ऑलमोस्ट सीरीज के मिड में हैं। लेकिन इस वक्त बैंकिंग स्पेस में आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक लगभग 3% ऊपर 7 रुपए की तेजी के साथ, मारुति सुजुकी 103 रुपए ऊपर। पिछले 4 दिन में आप देखिए क्या भागा है स्टॉक। उसके बाद टेक महिंद्रा 518 के स्तर पे और यस बैंक अपने ट्रेडिंग करियर के नए हाई पर 25 रुपए ऊपर है। बीएचईएल को देखिए करीब करीब 3 रुपए ऊपर दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। शानदार तेजी यहाँ पे। लेकिन एक स्टॉक और पकड़ लेते हैं आखिरी के आधे घंटे में। अब तो शायद थोड़ा सा समय कम है, माफी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन फिर भी 15 मिनट में आपके पास फाइनल बैट खेलने का एक मौका है। आइए देखते हैं ये खास सेगमेंट। रजत है हमारे साथ, बताइए रजत।
बिल्कुल, आज का जो स्टॉक होगा वो टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जिस पे आप नजर रख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि स्टॉक पे अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। देखिए, नतीजे बीती 3 तिमाहियों में अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कंपनी लगातार बेहतर नतीजे पोस्ट कर रही है। क्वार्टर 1 में भी हो सकता है कि बेहतर नतीजे पोस्ट करे। 14 से 15% के बेहतर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट है, पॉजिटिव कैश फ्लोज है। 100 रुपये पे इनफैक्ट ये जो एक टेक्निकल लेवल 100 का यहाँ तक रिट्रेस होने के बाद एक जंप मिला है, 134 के आसपास से लुढ़कता है ये स्टॉक, उसके बाद एक बाउंस बैक मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले फिस्कल में 61 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था और इसकी जो कैश ईपीएस है वो 23 रुपये के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू इमर्ज हो सकती है। 40 करोड़ का मुनाफा बीती तिमाही में पोस्ट किया था और अगर क्वार्टर 1 FY16 की बात करें तो घाटा था 11 करोड़ का, यानी कि इस तिमाही के नतीजे भी घाटे से मुनाफे में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर एक्ट करेगा और बाजार उन्हीं स्टॉक्स को चेस करने की कोशिश कर रहा है जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग बन सकता है और जहां पर नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पे दाव लगाते हैं आज तो 115-116 तक के जोन्स जो कि इस महीने का हाई है वहां तक प्ले करें, लेकिन वैल्यू टर्म्स में काफी बेहतर अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स नज़र रखिएगा, करीब 4.5% ऊपर, हालांकि टारगेट 115 के आसपास का। चलिए अब कुछ ऐसे स्टॉक्स को देख लेते हैं जो इस समय ईयर हाई पर हैं। एक तो यस बैंक 2.25% ऊपर, ये 52 वीक हाई पर है। टाइटन ये करीब 2.5% ऊपर है, 415 का लेवल है यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनफैक्ट लॉजिस्टिक्स की अलग से भी बात करते हैं बिकॉज ये पूरे ही स्टॉक्स इस समय चल रहे हैं, लेकिन और काउंटर्स में अंसल हाउसिंग है जो कि 9.5%, केसर टर्मिनल्स 8.5% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प की हमने बात की, ये नए हाई पे है। ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट, फिनोलेक्स केबल्स, मेनन बेरिंग्स, ये काउंटर्स हैं जो कि अच्छा मूव 52 वीक हाई पर हैं। एरो ग्रेनाइट आज सुबह हमने सुपर शेयर में रेकमेंड किया था, ये करीब 11.5% ऊपर, अब 69 के आसपास ट्रेड करा है। बट नाउ लेट्स पुल अप द लॉजिस्टिक स्टॉक्स। वो GST गति की जो ब्लॉक डील हुई, अब देखिए गति की एक ब्लॉक डील एंड देन लुक एट द एंटायर स्पेस। ये सारे स्टॉक्स, अब गति को देखिए, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स को देखिए, TCI को देखिए, केसर टर्मिनल्स को देखिए, ये ऑल कार्गो को देखिए, एजीज को देखिए, सारे इंट्राडे हाई पर काफ़ी अच्छे मूव के। अब मान लीजिए, देखिए मान लीजिए मैं इस स्टॉक को चीज़ कर रहा था मिहिर, सडनली ये ब्लॉक डील हुई, माफ कीजिएगा, ये स्टॉक अब मेरी रेंज से बाहर आ गया, तो अब शायद वो री एंटर करने वाली फीलिंग जो है ना वो भी हावी होगी। अब देखिए ना, गति आपका 182 पे ऑलमोस्ट CY16 के नए हाई पे आ गया। पटेल इंटीग्रेटेड अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर। आशीष, इसमें से बेस्ट पिक क्या होगी जो आप कल के लिए कैरी करेंगे या फिर रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए? हालांकि ये इनमें से कोई सा भी काउंटर जो है वो डेरिवेटिव्स का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए वीरेंद्र, पहले भी हमने TCI को रिकमेंड किया था, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को अराउंड 300 के लेवल्स पर। मुझे लगता है वापस से इसी स्टॉक के अंदर में हम एक रिकमेंडेशन देंगे। आज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हो रहा है और मुझे लगता है इसके अंदर पोटेंशियली टारगेट है कि ये स्टॉक 400-420 के स्तरों को आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर में टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड करेंगे। शॉर्ट टर्म में किसी को पोजीशन बनाना है तो 340 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और अपसाइड टारगेट 375-380 का देख सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है 420 के टारगेट्स भी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए इस बीच आप कुछ BTS ट्रेड्स को देख लेते हैं, वो ट्रेड्स जो कि आप कल के लिए कैरी कर सकते हैं। और साक्षी हमारे साथ न्यूज़ रूम से इस पर। साक्षी बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। शुरुआत करेंगे जगदीश ठक्कर की कॉल्स के साथ। इनकी पहली पिक है पंजाब नेशनल बैंक पर खरीदारी की राइट, आगे बताया 137 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 129 का। इसके अलावा इनकी अगली पिक है बैंकिंग स्पेस से ही कैनरा बैंक को इन्होंने चुना है और यहाँ पर भी BTST ट्रेड ही रेकमेंड किया है, टारगेट बताया 265 का, स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है नीचे में 252 का। AK प्रभाकर की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं, पावर ग्रिड पर इन्होंने खरीदारी की बेट की है, टारगेट बताया 172 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 162 का। इनकी अगली पिक क्वालिटी लिमिटेड पर है, खरीदारी की सलाह यहाँ पर, टारगेट बताया 119 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 113 का। आखिरी पिक्स आई है राजेश सतपुते की तरफ से, ICICI बैंक को उन्होंने चुना है खरीदारी के लिए, टारगेट्स यहाँ पर जो बताए हैं खरीदारी के लिए वो है 284 के और स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं नीचे में 260 का। इनकी अगली पिक फार्मा स्पेस से सिप्ला पर है, खरीदारी की राय रेकमेंड की है, टारगेट बताया 534 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 500 का। चलिए इस पे कुछ और ट्रेड्स आप स्कीम देख सकते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज, मुदित गोयल मानते हैं कि लुपिन आपको बाय करना चाहिए विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 1730, 1630 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज करीब 12 रुपये ऊपर, करीब 1661 के स्तर पर। उसके बाद इनकी दूसरी कॉल है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, करीब 171 के लक्ष्य के लिए 162 का स्टॉप लॉस, 163.20 पे कारोबार करता हुआ। और तीसरी कॉल है इनकी ICICI बैंक, तो बैंकिंग पे जम के दाव लगाया है मुदित ने, 277 का लक्ष्य, 264 का स्टॉप लॉस, 268 पे कारोबार कर रहा है। इस वक्त जुड़ना चाहते हैं आप हमसे, कोई पूछना चाहते हैं सवाल,
किसी स्टॉक के स्टॉप लॉसेस के बारे में, टारगेट्स के बारे में, तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एक दो चीज़ और देखते हैं, कुछ वाइल्ड स्विंग वाले काउंटर्स परसेंटेज विनर्स में अगर आप देखें तो आज आप देखिए एक सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स ये करीब करीब 42 रुपये ऊपर रहा, हालांकि वॉल्यूम्स प्लीज़ माफ़ कीजिएगा अच्छे नहीं है वॉल्यूम्स, इसको स्किप करता हूँ मैं। और अगर आप देखिए केयर इंडिया 171 के स्तर पे स्ट्रांग मूव, डेरिवेटिव्स में काफ़ी एक्टिव रहा है काउंटर। उसके बाद पिरामिड एंटरप्राइजेस यहाँ पे स्ट्रांग मूव था, और अगर आप देखें एक लिबर्टी शूज़ आज ऑलमोस्ट 200 के स्तर पे, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। ये एनएससी टॉप की नस है, आप देखिए वीएस इंडस्ट्रीज था, जीवीके, रामकी इंफ्रा 94 स्ट्राइक किया। आई थिंक सिद्धार्थ आप इसे ट्राई करते हैं, रामकी इंफ्रा को सॉलिड काउंटर है। फंडामेंटली Q3 से Q4 में काफ़ी बड़े बदलाव थे, Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, क्या रहेगी आपकी राय इस स्टॉक पे? 52 वीक हाई पे ये स्टॉक? देखिए ऑपरेशनली थोड़ी परफॉर्मेंस थोड़े बेहतर हो रहे हैं, बैलेंस शीट में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से बैलेंस शीट एक टाइम पे टैटर्ड हो गई थी वो भी इंप्रूव होते जा रही है। सो ऑपरेशनली थिंग्स आर इंप्रूविंग। हालांकि डीप डाउन द स्टडी नहीं किए हैं क्योंकि हमारे कवरेज में भी नहीं है, बट ओवरऑल ये स्पेस में अगर देखा जाए तो ये स्पेस में एक स्टॉक हो सकता है IL&FS ट्रांसपोर्टेशन मिड कैप्स में, और दूसरा हो सकता है L&T लार्ज कैप्स में, जहाँ पे हम लोग बेट करना चाहेंगे। बिल्कुल। चलिए, बाजार बंद होने में करीब 9 मिनट का समय बाकी है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जिस नोट पर मार्केट शुरू हुआ था वहाँ से कम क्लोजिंग ठीक नोट पर दे रहा है, 0.5% ऊपर निफ्टी 8563 पर। हालांकि भूलना नहीं चाहिए जो यूरोपियन मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन था खुलने के बाद वो ठीक था, लेकिन ग्रासिम अब देखिए, इनफैक्ट सारे जो सीमेंट स्टॉक्स हैं ना, आप देखिए ग्रासिम, अल्ट्राटेक, ये सारे इस समय अपने इंट्राडे हाई पर हैं। आशीष, आप यहाँ पर क्या ट्रेड रेकमेंड करेंगे? देखिए मैंने जैसे कहा, वैसे तो पूरा स्पेस ही काफ़ी स्ट्रेंथ में नज़र आ रहा है, बट इसमें भी हम शॉर्ट टर्म के अंदर में एक अंबुजा सीमेंट को पिक कर रहे हैं। स्टॉक ने अपना मंथली ब्रेकआउट दिया है अबाउट 260 के लेवल के ऊपर, और यहाँ पर हमने देखा है लास्ट 4-5 दिनों में ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 270-275 के टारगेट्स को दिखाने का। तो करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, 258 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और ऊपर में 272-275 के टारगेट्स नेक्स्ट 3 से 5 दिनों में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। एक बार जरा प्लीज़ आप निफ्टी फ्यूचर्स दिखाइए जरा, एग्जैक्टली निफ्टी फ्यूचर्स क्या कर रहा है? देखिए कल ऑलमोस्ट इस समय एकदम फ्लैट हो गया था, एट पार आ गया था। इस वक्त निफ्टी फ्यूचर्स 8576 पे 8576, और आपका जो स्पॉट है वो है 8565, तो अगेन 10 पॉइंट का प्रीमियम आ गया है। और अगर आप प्लीज़ फ्यूचर्स की पेट पर दोबारा आइएगा, कितनी बाइंग हुई देखो जरा, कितना ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है इस वक्त, लगभग 8,61,000, सब्सटेंशियल है, कोई बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। अगर आप देखें तो अच्छी चीज़ है। एक बार जरा आप 85 और 86 की कॉल दिखाइए, 8600 की कॉल जिसका सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वाई था सुबह 51 लाख, यहाँ पे अब यहाँ देखिए शॉर्ट कवरिंग है 8500 की कॉल में, फाइनली राइटर जो है वो गिव अप कर रहा है, और 8600 की कॉल 77,000 शेयर घटे 50-51, दैट्स गुड। यानी याद रखिए कल जो राइटर सवार हुआ था ना, कल क्लोजिंग के वक्त, कल 12 से 33 के बीच में, वो आज ऑफलोड कर रहा है, तो वो मैंडेट दे रहा है कि बॉस आप शायद ऊपर निकल सकते हो, तो मैं तो कम से कम हट रहा हूँ यहाँ पे। आशीष, 8600 की कॉल बाय करेंगे आप इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र करेंगे, क्योंकि ये क्लियर ब्रेकआउट है, और डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग रिकमेंड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कब निफ्टी 50-100 पॉइंट इधर से करेक्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बट पोजिशनली व्यू जो है वो पॉजिटिव बना हुआ, जिसके चलते मैं समझता हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी 8600 की कॉल ऑप्शन लेने की, और उसको कैरी करना एक्सपायरी तक। मुझे लगता है इस निफ्टी के अंदर में 8750 तक की अपसाइड शायद हमें आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर में ही देखने को मिल सकती है। चलिए, एक बार TCS और इन्फोसिस, इन पर भी देख लेते हैं, और FNO साइड पर क्या एक्टिविटी इन पर हो रही है ये भी देख लेते हैं। करीब 1% ऊपर TCS 2520 पर है इस समय अपने इंट्राडे हाई पर। लेकिन आशीष, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, जो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन है, उसे अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ हद तक इस समय डिफेंसिव बिल्डअप है TCS में। आप ओपन इंटरेस्ट हालांकि 6% बढ़ा हुआ है डेफिनेटली, सलाह क्या होगी आपकी TCS पर?
देखिए मेरे हम थोड़ा अवॉइड करेंगे अभी आईटी पूरे स्पेस को, क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्डअप जरूर डेफिनेटली आज टीसीएस में लॉन्ग साइड का बना हुआ है, पर ये थोड़ा स्पेकुलेटिव बिल्डअप है जो रिजल्ट के पहले जनरली हमें देखने को मिलता है स्टॉक्स के अंदर में बनते हुए। और जब भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी अगेंस्ट रिजल्ट आते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर पे हम उतना ही अपोजिट साइड का डायरेक्शनल मूव भी देखने को मिलता है, तो जिसके चलते मुझे लगता है कि काफ़ी एक रिस्की बेट होगा। अगर से प्ले ही करना है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कि अगर से आप इस लॉन्ग पोजीशन को प्ले करना चाहते हैं तो 2550 का एक कॉल ऑप्शन लीजिए, और फ्यूचर्स से क्लियरली अभी टीसीएस और इन्फोसिस के हमें अवॉइड करना चाहिए। राजेश, आप एक ट्रेड जो कैरी करेंगे, एक या फिर दो ट्रेड जो कल के लिए कैरी करेंगे इस स्ट्रेंथ को देखते हुए? देखिए मैं यहाँ पे BAML कैरी करूँगा। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 942 इन कैश लेवल। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है। अगर वीकली के हिसाब से देखें तो इसका जो टारगेट बनेगा वो है 1100 का। सो ऑन ए प्योरली पोजिशनल बेसिस मुझे लगता है अगर 900 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी बनेगा। प्योरली इंट्राडे के यानी BTST के एंगल से देखेंगे तो मुझे लगता है कल तक का इसका टारगेट रहेगा 970 का। चलिए इस बीच अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स, याद रखिए डाउ फ्यूचर्स इस वक्त लगभग 130 अंकों पर कारोबार कर रहे हैं, और अगर आप औसतन देखें जो यूरोपियन मार्केट्स है वहाँ पे माफ कीजिएगा 1% की तेज़ी है, चाहे डेक्स हो, फुटसी हो, कैक हो, और डाउ फ्यूचर्स उसके ऊपर से 130 अंकों पर होना। आई थिंक ये क्लियर मैंडेट था कि बाजार शायद आज डे हाई की तरफ ही बंद होता। 8566, और जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स देखे अभी कुछ देर पहले 8500 का कॉल राइटर बैकफुट पे, 8600 का कॉल राइटर बैकफुट पे। और एक चीज़ मैं और दिखना चाहूँगा, अगर दिखा सके आप प्लीज़, आप एक बार दिखा दीजिए 8500 की पुट, वो एग्जैक्टली क्या कर रही है। राइटर जो कि 8400 पे था वो अब क्या कर रहा है। 8400 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई था 51 लाख का, अब 8500 की पुट आज यहाँ पे 8 लाख और आउटस्टैंडिंग वाई पहुँच गया 44 लाख। तो बेस शिफ्टिंग की जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। अब सिर्फ याद रखिए 5.5 लाख का अंतर बच गया 8500 और 8400 की पुट में। खैर अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई पर, दिन के सर्वोच्च स्तर पर 50 अंकों पर 8569 के स्तर पे। टॉप गेनर्स में आप देखें आज ग्रेसिम 4765, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर ग्रेसिम। ICICI बैंक लगभग आज 7 रुपये ऊपर रहा, शानदार तेजी यहाँ पे। हालांकि ये इसका ऑल टाइम हाई नहीं था, लेकिन मारुति धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई की तरफ खिसकता हुआ और इतनी शानदार क्लोजिंग के साथ अब जो डिफरेंशियल है वो सिर्फ 350 रुपये का रह गया इसके ऑल टाइम हाई और इसके मौजूदा प्राइस में। जी एंटरटेनमेंट 467 के स्तर पे, और जी एंटरटेनमेंट ऑलमोस्ट एक टचिंग डिस्टेंस पे है ये 467, इसका ऑल टाइम हाई करीब मेरे ख्याल से 471 है। उसके बाद पावर ग्रिड 165.55 के स्तर पे, शानदार तेजी यहाँ पे, और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई, इसने लास्ट वीक ही ऑल टाइम हाई लगाया था तो उसके लिए बहुत ज़रूरत नहीं है उसकी। BHL, टेक महिंद्रा, BOB, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑल टाइम हाई, और BPCL 553.40 के स्तर पे इसने भी मेरे ख्याल से अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। जी हाँ, इसने आज इंट्राडे में अपना ऑल टाइम हाई छुआ था इंट्राडे में। फिर अगर आप एक दो लूजर्स को देखें, वो काउंटर जहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी थी इसमें, ONGC ने कल के पूरे गेंस को सरेंडर कर दिया 230 के स्तर पे, लगभग 1.5% नीचे रहा। उसके बाद इन्फोसिस बैकफुट पे डिसाइसिवली करीब 16 रुपए नीचे। सन फार्मा, M&M, डॉक्टर डीज, विप्रो, ये कुछ काउंटर थे जो कि बैकफुट पे खड़े थे। एक बार आते हैं कुछ सेक्टोरल रोटेशन पे, पहले बैंकिंग को देखते हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग PSU बैंकिंग बास्केट जिसको लीड कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखें इस दौर के नए हाई पे बंद हुआ CY 16 के। PNB में शानदार तेजी यहाँ पे, PNB ने क्या मूव दिया है मैंने सबको, अगर आप देखें इसने रॉन्ग प्रूव कर दिया। उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक और IDBI बैंक, जहाँ देखिए अगर आप देखें जिसके पीछे लिखा था बैंक, उसमें शानदार तेजी थी यहाँ पे। उसके बाद अगर आप फर्टिलाइजर स्पेस को देखिए तो यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर्स नहीं जोरदार तेजी अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई अतुल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, प्रीकॉल, कंसाई नेरोलैक और कजारिया, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव और इन्होंने अपना ऑल टाइम हाई आज स्ट्राइक किया। एमटेक ग्रुप के शेयर में अगर आप देखें तो आज एमटेक ऑटो लगभग 43 धीरे धीरे अगर आप देखें तो यहाँ पर आ चुका है, और GMT ऑटो लगभग आधा % ऊपर 4370 पे। और उसके बाद शिपिंग शेयरों को आप देखिए तो यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 72.10 के स्तर पर लगभग 1.5% ऊपर, और ABG शिपयार्ड यहाँ भी काफ़ी शानदार तेजी थी। चाय कॉफ़ी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग आज स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, जय श्री टी, हैरिसन मलयालम, टाटा कॉफी, मैक्लोड रसल, असम कंपनी, सभी काउंटर्स में आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। उसके बाद चीनी शेयर यहाँ पे सब में अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा मूव आज के सेशन में। मिहिर बिल्कुल, चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं दो स्टॉक्स। इन्फोसिस ऑलमोस्ट अपने इंट्राडे लो पर और TCS ऑलमोस्ट अपने इंट्राडे हाई पर। हालांकि ये पिछले 6 महीने का चार्ट है दोनों का, लेकिन आज क्लोजिंग के बाद TCS के नंबर्स हैं
और कल ओपनिंग के समय इन्फोसिस के नंबर्स हैं। उससे पहले इस समय इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे है और TCS इस समय अच्छे आउट परफॉर्मेंस के साथ। सिद्धार्थ, इन दोनों के बीच एक तुलनात्मक व्यू अगर लेना हो आपको बेस्ड प्योरली ऑन नंबर, तो आप किसे आउट परफॉर्म करता देख रहे हैं? देखिए, इन्फोसिस और टीसीएस में पिछले कई क्वार्टर्स से हम मानते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से इन्फोसिस काफ़ी बेहतर नंबर पोस्ट कर रही है टीसीएस के मुकाबले। अभी भी हम मानते हैं कि ये जो नया मैनेजमेंट आए हैं तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी भी इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, अगर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या एट्रिशन की बात करें या कोई भी और एस्पेक्ट की बात करें, हम मानते हैं कि इन्फोसिस टीसीएस को हैंड्स डाउन बीट कर सकता है। तो हम अभी इन्फोसिस पे अपबीट है और अपटिक देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए, इस बीच बाजार बंद हुआ है और 2016 के नए हाई पर फिर से एक बार इंडेक्स क्लोज होते हुए निफ्टी 8,550 पर बंद हुआ है, आधे % से ज़्यादा की तेज़ी के साथ, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन द इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल्सो। हमने देखा यूरोपियन मार्केट्स में 1.5-2% का मुँह था, हमने डाउ फ्यूचर्स में देखा करीब 1% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो इन सब की बदौलत जो कॉन्फिडेंस है इंडियन मार्केट का आज इंट्राडे बेसिस पर वो और बढ़ा और मजबूत हुआ। और सेक्टरली आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक फिर से एक बार आउट परफॉर्म करते हुए करीब 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। बाकी स्टॉक्स में जहाँ पर अच्छा मुँह देखने को मिला उसमें हमने देखा लॉजिस्टिक्स में अचानक से गति की, ब्लॉक डील के बाद बहुत बड़ी तेज़ी आई और सारे ही स्टॉक्स 6-6, 8-8, 9-9% चले। इसके अलावा अब अच्छी चीज़ ये है कि अक्रॉस द बोर्ड आप इनफैक्ट अगर आप इस नंबर को भी देखेंगे तो रुझान अच्छा देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन का जो आंकड़ा है क्लोजिंग आते आते वो काफ़ी इंप्रूव हो गया। सो करीब ऑलमोस्ट 950 काउंटर्स बढ़त के साथ रहे और जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या जो सुबह काफ़ी टाइट थी वो 600 से भी नीचे चली गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक अच्छी क्लोजिंग 8,565 के लेवल पर डेफिनेटली TCS के अच्छे नंबर्स अगर आ गए तो कल निफ्टी कोशिश करेगा 8600 को सरपास करने की। अब एक औपचारिकता मात्र है, मगर डाउ फ्यूचर्स ऐसे ही रह गया जैसा है तो शायद बिल्कुल। खैर, फास्ट 50 की आखिरी कॉल्स। मारुति आज कॉल थी हमारी, शानदार मूव इसने दिया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शानदार मूव, टारगेट हिट। SBI, मारुति, उसके बाद अगर देखिए GMD से एक बाय कॉल थी, इसने अपना काम बखूबी किया 85 के स्तर पर। आप देखें 84 पर हिट करके ओवरशूट कर गया वहाँ से ये। और कुछ है तो वो भी दिखा दीजिए। नहीं, GMD से रिपीट हो गया। एक दो और, चलिए छोड़िए। वैसे आज अच्छा रहा। इंटा लैब्स अगर आप देखें ऑलमोस्ट 89, अगर आप देखें तो 75 स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे रहा। उसके बाद तारा ज्वेल्स यहाँ पे अगर आप देखें 38 का टारगेट हिट हुआ, उसके बाद ओवरशूट कर गया। NIIT अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव 88 टारगेट हिट हुआ। अवंती फीड्स अगर आप देखें ये टारगेट हिट हुआ 555 पे, आप देखें तो ये क्लोज हुआ। और एक गुजरात फ्लोरो यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। TB से त्रिभुवन दास, भीम जिजावेरी लगभग 70 to 50 का टारगेट हिट हुआ। नाल्को में अगर आप देखें टारगेट आज हिट हुआ। बहुत सारे अगर आप देखें आज स्ट्रॉन्ग स्विंग। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आशीष और सिद्धार्थ, आप तीनों का अच्छी क्लोजिंग। और अच्छी क्लोजिंग के बाद शायद जो वर्ल्ड मार्केट का हाल है अभी वो यही कह रहा है कि कल शायद ओपनिंग पार्टी कंटिन्यूस अच्छी हो। बिल्कुल। चलिए अंतिम बाजी को यही ख़त्म करते हैं।